हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। अब यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है रूरल क्या होता है। रूरल का मतलब होता है जो विलेजेस वाला एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। और जो अर्बन एरिया होता है वो कौन सा होता है, शहरों वाला एरिया। तो चैप्टर की हेडिंग क्या कहती है कि रूरल एरिया के अंदर चेंजेस और डेवलपमेंट कैसे आई है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये सारा का सारा चैप्टर है कि गाँव का जो एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर चेंजेस कैसे आई हैं। तो इंडिया जो है प्राइमरली रूरल सोसाइटी बोला जाता है, मतलब कि पहले के टाइम में इसको क्या है, रूरल सोसाइटी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि बहुत सारे इसके रीज़न दिए गए हैं। और जो अर्बनाइजेशन है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो अर्बनाइजेशन ग्रोइंग है। बट पहले इसको क्या बोलते थे, सिर्फ रूरल सोसाइटी बोला जाता था। ठीक है, अब ये रूरल सोसाइटी क्यों है, ये भी क्वेश्चन है। जब 2011 में सेंसस हुए थे ना, तो सेंसस के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 69% जो लोग हैं ना वो गाँव के अंदर रहते हैं। अब जब इतनी पॉपुलेशन गाँव के अंदर रहती है, ठीक है, तो वो इंडिया को कौन सी कंट्री माना जाएगा, रूरल सोसाइटी ही माना जाएगा ना, कि रूरल कंट्री है इंडिया। देन अगर 69% लोग गाँव में रह रहे हैं तो शहरों में कितने होंगे, 31% होंगे, तभी 100 बनेगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बुक के अंदर आपको जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, देन इसके बाद देखो 45 से 52% जो लोग हैं ना, उनका जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर से ही चलता है, मतलब कि एग्रीकल्चर से ही उनकी लाइफ चल रही है। तो इंडिया को सिर्फ रूरल सोसाइटी ही नहीं कहा जाता, इसको अग्रेरियन सोसाइटी भी कहा जाता है। अग्रेरियन का मतलब क्या है कि मोस्टली जो लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इंडिया रूरल सोसाइटी भी है और अग्रेरियन सोसाइटी भी है। देन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपको, हाउ इज़ एग्रीकल्चर एंड कल्चर रिलेटेड। ये दोनों ही आपस में रिलेटेड कैसे हैं, एग्रीकल्चर और कल्चर। कह रहे हैं कि मैनी कल्चर प्रैक्टिस एंड पैटर्न्स कैन बी ट्रेस्ड ऑन आर अग्रेरियन बैकग्राउंड। कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मतलब जो खेती बाड़ी का सिस्टम है, ठीक है, वो सारा क्या है, कल्चरल प्रैक्टिस अलग अलग होती हैं। हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के कल्चर के अकॉर्डिंग खेती बाड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि मैनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि खेती बाड़ी के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कल्चर और अग्रेरियन जो मतलब बैकग्राउंड है, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से? अब इसका आंसर क्या बनेगा कि जो मोस्टली फेस्टिवल है, फेस्टिवल क्या आ गया, कल्चरल पैटर्न आ गया ना, ये कल्चरल प्रैक्टिस और पैटर्न्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फेस्टिवल हैं वो एग्रीकल्चर से कैसे जुड़े हुए हैं। अब देखो, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, ठीक है, हमने फसल की कटाई करनी होती है, तो उस टाइम पे ही कुछ एक जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पे एक मतलब कि उस हार्वेस्ट से सीजन से जुड़े हुए फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो, तमिलनाडु के अंदर जब हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे असम के अंदर बिहू मनाया जाता है, पंजाब के अंदर बैसाखी मनाया जाता है और कर्नाटका में उगाड़ी मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन असम, बैसाखी इन पंजाब, उगाड़ी इन कर्नाटका। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, कि कई बार 1 मार्कर के अंदर इनमें से एक आधा निकाल लेते हैं और कई बार जो है अगर 2 मार्क्स वगैरह का आता है तब भी ये आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे कल्चर से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि कल्चर के अंदर ही फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे ना, और जब खेती बाड़ी का हार्वेस्ट का सीज़न स्टार्ट होता है, कटाई का टाइम स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम पे क्या है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन इसके बाद है आपको, देयर इज़ अ क्लोज कनेक्शन है किस चीज़ में, एग्रीकल्चर और कल्चर के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नेचर एंड प्रैक्टिस वेरीज अक्रॉस डिफरेंट रीजन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस की जाती है खेती बाड़ी की। ठीक है, अलग अलग नेचर है। अब जैसे कि मान लो कि प्लेन एरिया है, ठीक है, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं, क्या सेम इसी प्रोसेस के साथ हम हिली एरिया के ऊपर जाके खेती बाड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनके इक्विपमेंट जो टोटली डिफरेंट होंगे। ठीक है, इनके इक्विपमेंट जो हैं खेती बाड़ी के वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि अलग अलग टाइप की खेती बाड़ी की जाती है, अलग अलग टाइप के नेचर के साथ और अलग अलग प्रैक्टिस के साथ वेरीज देखने को मिलती है हमके, मतलब कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की खेती बाड़ी की जाती है। देन वेरिएशन रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कल्चर। जो ये वेरिएशन है ना, ये ही हमें दिखाता है कि यहाँ पे खेती बाड़ी अलग टाइप की है, यहाँ पे अलग टाइप की है, तो इसका मतलब क्या है कि कल्चर भी डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, दोनों का आपस में क्लोज रिलेशन है।
फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर इज़ द सिंगल मोस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजोरिटी रूरल पॉपुलेशन। क्या जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली जो लोग हैं सिर्फ गांव के अंदर क्या खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, सारा का सारा उनका लाइवलीहुड खेती बाड़ी से चलता है, क्या उनके पास और कोई काम नहीं होता है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही उनका वर्क है? तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो है आपका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि अब आप देखते हो कि गांव के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी लोग, तो हम आंसर करेंगे कि जो मेजोरिटी लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट कुछ एक मतलब कि मिनिमम कुछ एक लोग जो है वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर, उनके अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी एग्रीकल्चर के अंदर है और थोड़े बहुत जो दूसरे लोग होते हैं वो अदर काम भी करते हैं। जैसे क्या है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे आर्टिशियंस होते हैं, ठीक है, जैसे आर्ट का काम करने वाले, इसमें वो बना ले सकते हो आप, जो घड़े वगैरह बनाने वाले हो गए, ठीक है। कारपेंटर्स आ गए, आयरन स्मिथ आ गए जो लोहे का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ आ गए जो सुनियार का काम करते हैं, वीवर्स जो बुनने का काम करते हैं, और उसके अलावा पोटर्स आ गए, ठीक है, घड़े वगैरह बनाने वाले। देन क्राफ्ट पर्सन आ जाते हैं, प्रीस्ट आ जाते हैं, पुजारी आ गए, और वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी गाँव के अंदर, जो रूरल एरिया के अंदर और भी बहुत सारे क्या है जॉब्स होती हैं जिसके अंदर काम कर रहे होते हैं लोग। तो मेजोरिटी लोग तो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो कुछ एक जो लोग हैं मिनोरिटीज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड हो। और ये जितनी की ये यहाँ पे बता रखे हैं ना, जो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है, इन सब ये जो लोग ये वाले काम सारे करते हैं उनको बोला जाता है सर्विस कास्ट, ठीक है। सर्विस कास्ट किनको बोला जाता है, जो अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर को छोड़ के। देन आपको आ जाता है अग्रेरियन स्ट्रक्चर। अग्रेरियन स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में आ जाता है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डर्स, जिनके पास भी लैंड होती है, ठीक है, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है लैंड ओनर्स के बीच में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रेरियन स्ट्रक्चर। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा कि इंडिया का अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर क्या है, इक्वल लैंड किसी के पास नहीं है, यहाँ पे किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम है, किसी के पास है ही नहीं है। तो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। 40 से लेके 50% फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास लैंड है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर कह रहे हैं हाई डिपेंडेंस। अब जो जिनके पास लैंड नहीं है, जो लेबर क्लास है, वो टोटली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जैसे ठेके वगैरह पे ले लेते हैं लोग ज़मीन। देन उसके बाद है मेजोरिटी लाई बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो मेजोरिटी के अंदर जो लोग हैं ना, वो क्या है, गरीबी लाइन के नीचे रहते हैं इंडिया के अंदर, मतलब कोई ज़मीन नहीं है उनके पास। तो जो इंडिया का अग्रेरियन स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको क्लास स्ट्रक्चर। पहले हमने अग्रेरियन स्ट्रक्चर पढ़ा, अभी ये है क्लास स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको क्या आ जाएगा कि मीडियम लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल लैंड ओनर्स भी होते हैं, और टीनेंट्स भी होते हैं। अब ये जो मीडियम लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, ये इतना एक अर्न कर लेते हैं कि इनको सफिशिएंट होता है, इनका गुजारा चल जाता है आराम से। बट जो स्मॉल और टीनेंट्स मतलब लैंड ओनर्स हैं, मतलब इनका क्या है, इनका गुजारा नहीं चलता। कह रहे हैं नॉट पेड इवन द मिनिमम, इनको मिनिमम भी पे नहीं किया जाता, और इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। इनसिक्योर जो टीनेंट्स है ना, उनकी तो बिल्कुल ही इनसिक्योर है, क्योंकि ये बिल्कुल ही क्या है, इनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती। इनके पास तो फिर भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, इनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती। तो ये किसी और के खेत में काम करने के लिए जाते हैं, और इनको ये भी नहीं पता होता कि आज इनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये लोग क्या है, बिल्कुल इनसिक्योर रहते हैं, ठीक है। इनसिक्योर इन एम्प्लॉयमेंट है, और नॉट पेड, जितना ये काम करते हैं उतना इनको वेजेस भी नहीं मिलती हैं। तो क्लास स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, ये कहता है कि ये भी वेरी करता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट अब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है आपकी। ये सारी की सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें कह रहे हैं एग्रीकल्चरल लेबर हैव वेरी लो इनकम। एग्रीकल्चरल लेबर, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर लगी हुई है, उनकी बहुत ही ज़्यादा लो इनकम है, ठीक है, बहुत कम उनको वेजेस मिल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इनसिक्योर, और जो उनको काम धंधा मिल रहा है वो भी क्या है, इनसिक्योर है। डेली वेजेस वर्कर, और ये क्या है, डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग होते हैं, इनको मतलब ताज़ा डेली काम करते हैं, इनके पास ऐसा नहीं है कोई, ये मंथली सिस्टम के ऊपर लगे हुए होते हैं। देन नोट वर्क फॉर मैनी डेज ऑफ द ईयर, और पूरे साल के अंदर इनको अगर 365 डेज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा साल इनको काम मिलेगा। कई बार 20 दिन काम मिले, कई बार 1 महीना काम मिले, तो पूरा साल इनको काम भी नहीं मिलता है। तो इनको क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। देन आता है आपको टीनेंट्स। टीनेंट्स कौन होते हैं,
ये होते हैं आपके कल्टीवेटर्स। हु लीज द लैंड फ्रॉम लैंड ओनर्स, जो क्या है ठेके पे लैंड ओनर से ज़मीन जो है, मतलब क्या है लीज, लीज का मतलब क्या होता है ठेके पर ज़मीन लेते हैं। कौन होते हैं ये कल्टीवेटर्स होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, मतलब स्मॉल टाइप के फार्मर बोल सकते हो आप इनको। देन इनकी क्या है लो इनकम होती है, बहुत ज़्यादा लो इनकम होती है। लो क्यों होगी? क्योंकि ये जो भी फसल वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 100 में से 50 से लेकर 75% तो इनको क्या है कि रेंट में ही पे करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको खुद को कम बचता है, तो इनकी लो इनकम रह जाती है टीनेंट्स की। कौन होते हैं टीनेंट्स? कल्टीवेटर्स होते हैं। देन इसके बाद क्या है कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ठीक है, ये अलग आपको टर्म स्टार्ट हो गई है। कास्ट और क्लास का जो रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कैसे कह रहे? वी माइट एक्सपेक्ट दैट हायर कास्ट हैव लैंड एंड हाई इनकम। कहते हैं कि हम हमेशा सोसाइटी के अंदर यही मतलब कि अपनी परसेप्शन बना के चलते हैं कि जो हाई कास्ट वाले होते हैं ना, उनके पास लैंड भी ज़्यादा होती है और उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अगर हम ब्राह्मण्स का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हायर कास्ट है, ठीक है, एक तो इनकी कास्ट भी हायर है और हम ये समझते हैं कि इनकी क्लास भी हाई है। बट ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स है वो जस्ट पुजारी का काम कर रहे हैं, ठीक है, या टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो नोट लैंड ओनर्स, उनके पास खुद की तो कोई ज़मीन है ही नहीं। तो फिर क्या है, कास्ट और क्लास तो अपर होगी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिकली भी वो क्या है वेलबींग हो और बहुत ज़्यादा क्या है मतलब इकोनॉमिकली हायर पोजीशन पर चले जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट इन मोस्ट रूरल जो रीजन होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या ये देखा जाता है कि जो अपर कास्ट वाले होते हैं ना वही अपर क्लास वाले होते हैं, मतलब उन्हीं के पास पैसा ज़्यादा होता है। अपर कास्ट वालों के पास ही क्या है पैसा ज़्यादा है, वही अपर क्लास वाले हैं, वही अपर कास्ट वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि मानते तो यही है कि कास्ट जिनकी हाई है क्लास भी उनकी हाई है। बट कई बार देखा जाता है कि ऐसा प्रैक्टिस के अंदर नहीं होता। जो हाई क्लास या कास्ट वाले होते हैं बट वो इकोनॉमिकली वेलबींग नहीं होते, ठीक है, तो पता ही नहीं लगता उनकी कास्ट क्या है, क्लास कौन सी है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिलेशन। फिर आता है डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, देखो एम एन श्रीनिवास तो पूरे फेमस हुए पड़े हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इन्होंने ही दिए हैं, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट में अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कास्ट इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डोमिनेंट करती है लोकल सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, लोकल सोसाइटी के ऊपर क्या है जो मोस्टली इधर के एरिया में मान लो डोमिनेंट कास्ट रह रही है, इधर थोड़े से लोग रह रहे हैं इधर ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले लोग क्या करेंगे इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। पैसा भी इनके पास ज़्यादा है, पॉलिटिकली पावर भी ये लोग गेन कर लेते हैं। अब ये जो डोमिनेंट कास्ट वाला है ना, इसमें यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है आपको। देखो क्या है, जाट्स और जो राजपूत्स है, ठीक है, राजपूत्स हैं वो यूपी के अंदर डोमिनेट करते हैं। यही आ जाता है आपको कि यूपी के अंदर डोमिनेट कौन करता है, फिर आपको बताना होगा। वो किल्याग्स और लिंग्यात्स जो हैं वो कर्नाटका में, वो किल्याग्स एंड लिंगियात्स कहाँ पे हैं ये, कर्नाटका में। रेडिस कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद जाट और सिख जो है वो कहाँ पे है, ये आप जट बोल सकते हो, जट सिख, जट एंड सिख्स जो हैं वो कहाँ पे होंगे, पंजाब के अंदर। और जो भूमिहार हैं, भूमि देखो नाम से पता चल रहा है, भूमि बी से आ रहा है, तो ये क्या है, बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 1 मार्कर के लिए ये अच्छे तरीके से याद करना होगा। नेक्स्ट है आपको प्रोप्रिटरी कास्ट। अब इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं ओन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैन कमांड लेबर टू वर्क फॉर देम। क्या कह रहे हैं कि मोस्टली चीज़ों के ऊपर खुद ऑन करते हैं, मतलब खुद मालिक होते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज के। और जो लेबर क्लास वाले होते हैं ना, वर्क फॉर देम, उनको कमांड करते हैं कि मतलब उनको ऑर्डर देते हैं कि आप लोग क्या है हमारे लिए काम करो। हमारा सोसाइटी में सब जगह पे हमारा दबदबा चलता है, हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो आप सीधे होके क्या है हमारे लिए काम करो। तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रोप्रेटरी कास्ट आ जाएगा कि मोस्टली चीज़ों के ऊपर, हर एक रिसोर्सेज के ऊपर इनका ही राइट है, ठीक है। देन आपको आ जाता है बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है, एक तरह से मतलब अनपेड और फ्री लेबर, जिनको हम क्या है पैसे नहीं दे रहे हैं बदले में। अब ये क्या है, हेरिडेटरी लेबर रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या चलता है, जो बेगार या फ्री लेबर है, इससे हम क्या करते हैं, हम अपने घर पे मान लो किसी को हमने नौकर रख लिया, ठीक है, या काम के लिए रख लिया है, तो हम उसको है ना बदले में पैसा नहीं दे रहे हैं, बस वो 2 टाइम का खाना खा रहा है या कपड़े उसको कभी लेके दे दिए कभी नहीं लेके दे दिए, बट हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या है फिर आगे उसके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, आगे या फिर उसके कोई रिलेटिव हैं तो वो आगे उनके बच्चों को बुला लेता है। इस तरीके से क्या है हेरिडेटरी लेबर रिलेशनशिप चलता रहता है आगे से आगे, ठीक है। तो ये क्या है एक तरह से फ्री होता है, मतलब कि इसमें क्या है ज़बरदस्ती लगा लो कि हम किसी को अपने घर पे रख के रखते हैं, ठीक है, काम करवाने के लिए।
और ये बेगार सिस्टम को जो है गुजरात में हलपति सिस्टम बोला जाता है। गुजरात में हलपति सिस्टम है, कर्नाटका में जीता सिस्टम है। कर्नाटका में जीता और गुजरात में हलपति सिस्टम, ठीक है। तो ये जो बेगार सिस्टम था ना, फ्री में घर पे रख के किसी गरीब को या किसी इनोसेंट बच्चे को रख के या पर्सन को रख के काम करवाना, ये अबॉलिश कर दिया गया आर्टिकल 23 में, ठीक है। आर्टिकल 23 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।